हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 5 का क करा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 5 का ख कराना है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए 74 612 763 जो आपको नंबर दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ को खरीद सकते हैं। ठीक ना। 50 रुपये में आपको ये केमिस्ट्री का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा 4 साल का, और 100 रुपये में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का ख वाला कराने वाला था। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सक्रिय ऊर्जा क्या है? 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.6 × 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा 209 किलो जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया दिया है C2H5 गैस है, C2H4 गैस, C2HI जो है गैस है। ये आपका ये अभिक्रिया दिया है, तो सक्रिय ऊर्जा निकालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कौन सी ऊर्जा? वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में अणु को सक्रिय करने के लिए, किसी अणु को क्या करने के लिए? सक्रिय यानी कि उसमें हलचल पैदा करने की या फिर अभिक्रिया करने की उत्सुकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। उस जो उसमें जो ऊर्जा उपयुक्त होती है, जो प्रयुक्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे। इसे किससे दर्शाते हैं? ई ए से, कैपिटल ई और स्मॉल ए से क्या करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्यन समीकरण का एक फार्मूला होता है। इस यहाँ पर देखिए कमा लिखे हैं। ये देखिए आरएनएस का फार्मूला होता है कि K2/T1 - 1/T2, ये कोष्टक में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मान रखेंगे, K2 का मान निकालना है हम लोग को। K1 का मान देखिए इतना दिया 1.60 × 10 की पावर -5, और T1 का मान 600 केल्विन, T2 का मान आपका 700 केल्विन, E का जो आपका मान दिया है 209 किलो जूल मोल इनवर्स दिया है। K2 का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो इसको हम लोग जो E है इसको हम लोग जब जूल में चेंज करेंगे, किलो जूल से, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर इस फार्मूले को हम फार्मूले कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं log K2/K1 को लिख सकते हैं log K2 माइनस log बेस 10 है, K2 माइनस log बेस 10, और ये K1 का मान रख दिए, और यहाँ पर देखिए मान रख दिए E का मान रख दिए, और यहाँ पर आपका R का मान रख दिए। यहाँ पर 1/, ये T1 है, ये 1/T2 है। 600 मान इसका है, 700 मान T2 का है, और ये आपका जो R का मान होता है, ये तो मतलब ये होता ही इतना है। ठीक है। 8.314 इतना मान होता है। इसको हम लोग कहीं से अलग से नहीं रखेंगे, इसको याद करना पड़ता है, याद कर लीजिएगा। log बेस 10 K2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 209 × 10 की पावर 3 बटे में 2.303 × 8.314, और ये देखिए 10 के पावर 4 कैसे आया? जब इसका लसन लेंगे तो 7 × 42 गुणा हो जाएगा, और 2 0 2 0 4 0, यानी कि 10 के पावर 4। तो ये एक कटेगा, यहाँ से कट जाएगा, एक 10 बचेगा यहाँ पर, एक 10 यहाँ पर देखिए लिखे बचा। और इसका जो log बेस 10 इसका मान होता है आपका -4.795 होता है। इतना हो गया। और ये 10 से एक यहाँ पर जो 100, यहाँ पर 700 में से 600 घटाएंगे तो 100 बचेगा, तो 1 0 से 1 0 गया, और यहाँ 10 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2090। ठीक है। 2090 बटे में ये इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस में 4.795, जब इसका गुणा होगा और इसमें भाग दिया जाएगा तो 2.594, माइनस में आए ये -4.795, इसमें से घटाया जाएगा इसको, तो बचेगा 0.2197, और यहाँ पर जो आपका एंटी लाग लेंगे, इसका एंटी लाग लेंगे तो ये आएगा 0.635 × 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये आपका लगभग में इतना ही आंसर आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ग का पहला है, कह रहा है कि निकिल ये एक्वा यानी कि हेक्सा एक्वा है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? +2 चार्ज है। इसका विलयन हरा है, किंतु NiCN4 - 2 चार्ज का विलयन जो है
रंगहीन है, समझाइए। देखिए जो आप इसमें जब यूज किया जाता है, जो लिगेंड है आपका, जो जल है, जो एक्वा है, ये लिगेंड कैसा होता है, ये आपका दुर्बल लिगेंड होता है, ठीक है। इसमें H2O जुड़ा हुआ है जो एक दुर्बल लिगेंड होता है, इसके कारण हमें डी संक्रमण देखने को मिलता है। तथा यानी जो निकिल केंद्रीय धातु परमाणु पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह हरा होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो जो डी कोष में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसमें जो दो कोष होंगे आधा भरे होंगे, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे, इसलिए हम लोग इसमें कितना 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह अनुचुंबकी भी बोल सकते हैं, अनुचुंबकी भी होता है, और जिसके कारण यह हरा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए NiCN4-2, इसमें CN लिगेंड जुड़ा हुआ है जो एक प्रबल लिगेंड होता है, और Ni केंद्रीय धातु परमाणु पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगहीन होते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, रंगहीन होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग का दूसरा वाला है, क्या बोल रहा है कि CrNH3 का हेक्सा है, अमोनिया मतलब हेक्सा अमोनिया क्रोमियम है, और ये +3 चार्ज है, अनुचुंबकीय है, जबकि ये वाला जो है NiCN4 2- चार्ज वाला प्रतिचुंबकीय, समझाइए। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो अमोनिया होता है पहले तो ये वीक लिगेंड होता है, और जब ये वीक लिगेंड होगा तो इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कि इसको जोड़ा हम बना ही नहीं सकते। तो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो अमोनिया होता है, इस पर जो चार्ज होता है कितना होता है, 0 आयन वाला होता है, यहाँ पर 0 और गुणे में 6, क्योंकि 6 बार है, 6 अमोनिया है तो 6 गुणे करेंगे, x बराबर ये +3 बराबर किधर लगता है, ऊपर वाला जो चार्ज होता है तो +3 हो गया इधर, तो x बराबर +3, x बराबर +3 आ गया, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आई +3 आई, जब यानी कि 3D कितना आया, 3 आया। अब इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पहले, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे बढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता है। तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तभी अयुग्मित रहेगा, लेकिन ये वीक लिगेंड है तो पहले एक भरेगा तब भरेगा, ठीक है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह अनुचुंबकी होगा, अनुचुंबकी होगा। और देखिए ये वाला जो आपका है NiCN4-2 चार्ज ऑक्सीकरण संख्या Ni बराबर, Ni को हम लोग x मान लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो CN होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और x +-1 इसका माइनस चार्ज होता है, गुणे 4 है कि 4 ये 4 बार है, तो 4 गुणा 4 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज को इधर भेजेंगे प्लस चार्ज, +4 -2 हो जाएगा +2, यानी कि x बराबर कितना आएगा, +2 आ गया। तो हम लोग +2 पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका, तो 4s का आपका 0 हो जाएगा, 4p तो आपका 0 है ही, ये 4s भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि +2 आया है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये खो दिया है। तो 3D8 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, अरे इसको हम लोग कोष में भरेंगे, डी उपकोष में भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ये वाला पूरा खाली हो गया, और इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का जो होता है ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होगा कब, जब इसमें 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया आपको। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रही होगी मेरी जो वीडियो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा से समझ में आए तो कमेंट में जरूर कुछ लिख दीजिएगा मेरी तरफ से। तो यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 5 का घ वाला है, तो कह रहा है कि ये देखिए आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र आपका यही होता है CH2OH, C++O और CHOH का था है CH2OH। ये आपका फ्रक्टोज का क्या है, संरचना सूत्र है। तो ये फ्रक्टोज का संरचना सूत्र होता है। जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर होता है ये C का होता है, C और O का, ठीक ना, यहाँ पर CO का होता है। देखिए फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह आता है, और जो आपका जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड आता है, इसमें यहाँ पर H आएगा तो यहाँ पर एल्डिहाइड आएगा, ठीक है, CHO आएगा।
तो CHO जब आता है तो उसको ग्लूकोज कहते हैं। अब फ्रक्टोज कब आते हैं, जब इसमें कीटोन समूह आता है। ठीक, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, ग्लूकोज का यहाँ पर सूत्र है CHO। देखिए CHO आया ना, इसमें CHO समूह आएगा तो ग्लूकोज होगा। अब देखिए कहा है कि 3 रासायनिक गुण लिखिए ग्लूकोज का। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का रासायनिक गुण, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के एक अभिक्रिया होगी। जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN से कराते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त हुआ है। सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसको देख लीजिए, HCN की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो ये OH, H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, CN जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा CHOH और ये CN हो जाएगा, CHOH का टेट्रा, ये CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम होता है। उसके बाद दूसरा इसका है, दूसरा रिएक्शन है ग्लूकोज में जो जब CHO ग्रुप है तब उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ग्लूकोज को CuO यानी कि फेरिन विलयन इसको बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, फेरिन विलयन बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण इसको बोलते हैं जब जो प्राप्त होता है। तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, CHOH का टेट्रा और CH2OH, ये 2CuO, तो ये कॉपर ऑक्साइड है। जब इसका रिएक्शन इसके साथ होता है तो देखिए COOH बनता है। क्या बनता है, COO, ये एक एसिड बनता है, एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा तो यहाँ पर देखिए Cu2O रजत दर्पण आपका प्राप्त होता है। उसके बाद एक अभिक्रिया और टालन अभिकर्मक से करा दे रहे हैं हम लोग, तीसरी वाली टालेन अभिकर्मक से। तो यहाँ पर देखिए जब ये टालेन अभिकर्मक से CHO CHOH का 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का टालेन अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बनेगा COOH CHOH 4 और CH2। तीसरी अभिक्रिया दिया है यहाँ पर, टालेन अभिकर्मक से क्रिया जब कराएंगे, जब ग्लूकोज का टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, देखिए क्या बनेगा। ये देखिए आपका ग्लूकोज है और ये Ag2O ये टालेन अभिकर्मक है। इसके साथ हम लोग गर्म करेंगे इसको तो ये आपका बनेगा COOH CHOH का ये टेट्रा है, CH2OH, और ये बनेगा आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक ना, ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया, प्लस में 2Ag यानी कि Ag निकल जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी आपका ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का क है, प्रश्न नंबर 6 पर हम लोग आ गए हैं। प्रश्न नंबर 6 का क्या क कह रहा है, ये देखिए बोल रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। एथिल किसको, एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर देखिए एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये फार्मूला होता है एथिल ब्रोमाइड का, प्लस C2H5O और ये Na, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये होता है आपका फार्मूला इसका। ठीक ना, सोडियम एथॉक्साइड का। तो दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो सोडियम है ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ एथिल आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा, ये डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा रिएक्शन, चाहे क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाएंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में होता है तो ये क्या बनता है आपका पिक्रिक अम्ल। आर्थो पर एक नाइट्रिक NO2 जाएगा और एक पैरा पर फिर एक आर्थो पर। ठीक है, ये दोनों पोजीशन होती है मेटा की, तो ये क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं इस वाले पर, तीसरा वाला है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के किसके साथ रिएक्शन है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH निकलेगा माइनस और H निकलेगा, यानी कि H2O का निष्कासन हो रहा है और SO3H जुड़ रहा है, यानी कि आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। प्लस में देखिए Cl और यहाँ पर जो आपका है
आर्थो पर भी बन सकता है, पैरा पर भी बन सकता है, क्योंकि जब हम लोग अनुनादी संरचना निकालते हैं तो जो माइनस चार्ज आता है एक आर्थो पर आता है, पैरा पर आता है और एक इस आर्थो पर आता है। ठीक है, इस कारण ये जो आपका बनता है दो ही जगह बनता है, मेटा पर इसलिए नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तब क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कितने पर 623 केल्विन और 300 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, 300 एटीएम पर हम लोग गर्म करेंगे तो ये आपका क्या सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। सोडियम फिनाक्साइड को फिर HCl के रूप में या फिर यहीं पर रोक सकते हैं, या पूछा इतना ही तो यहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, और अगर HCl का रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका फिनाल बन जाएगा। ठीक है, अगर फिनाल बनाना है तो इससे भी आप बना सकते हैं सोडियम फिनाक्साइड से। उसके बाद देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, तो जब KOH को एथिल क्लोराइड को गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा। एथिल क्लोराइड ये है CH3CH2Cl यानी कि C2H5Cl ये एथिल क्लोराइड होता है। KOH एक्वस जलीय विलयन है और इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो KCl बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एथेनॉल। KCl निकल के H2O भी इसमें से निष्कासित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जलीय था तो जलीय में जल भी रहेगा। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला देखिए प्रश्न नंबर 6 का क का अथवा वाला है। अथवा वाला देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। पहले देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है। इस पर कुछ नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, बस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यही क्रिया चलती रहेगी। बांड को घुमाना है, क्या करना है, बस बांड को घुमाना है। तो यहाँ पर देखिए जब यह डबल बांड यहाँ इस कार्बन से आएगा तो यहाँ पर डबल बांड बनेगा। ठीक है, एक लोन पेयर का मतलब होता है एक बांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बांड बन गया और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद ये वाला जो बांड है, ये वाला बांड उठकर इस पर आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बांड। तो यहाँ पर देखिए डबल बांड बना और ये वाला बांड उठकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। फिर ये निगेटिव चार्ज इस वाले से बांड बनाएगा और ये वाला बांड उठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बांड और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बांड बन जाएगा। तो यहाँ पर बांड बन गया और जो निगेटिव चार्ज था तो ये बांडवा उठा लिया इस पर, तो बांडवा जब इस पर आएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये निगेटिव चार्ज आकर यहाँ पर बांड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा। तो डबल बांड एक यहाँ एक यहाँ, ये डबल बांड यहाँ आएगा, तो डबल बांड जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर आपका ये वाला बांड उठकर चला जाएगा इस पर, जहाँ से आया था वहीं पर चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का निगेटिव यहाँ का पॉजिटिव मिलकर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर फिर से हो गया। अंतर क्या हुआ, बांड घूम गया, जो बांड इधर था वो बांड इधर हो गया, ये वाला इधर था ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर था ये वाला इधर हो गया। देखिए वही हुआ है ना। देखिए +R प्रभाव के कारण आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। हाइड्रोजन आर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होगा। जो आपका आर्थो पैरा है वही आपका जो है निर्देशकारी क्या है, समूह, यानी कि ये आर्थो है और ये वाला पैरा है। तो आर्थो पैरा क्या है, एक निर्देशकारी समूह होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों पर आपका निगेटिव चार्ज आया। देखिए एक यहाँ पर आर्थो पर आया है, फिर यहाँ पर एक पैरा पर आया, फिर यहाँ पर एक आर्थो पर आया। तो इसलिए यहीं पर जो आपका रिएक्शन होता है किसी के साथ, यहीं पर आकर, जैसे पिक्रिक अम्ल में नाइट्रोजन यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है और यहाँ जुड़ता है। ठीक है, इसी में जुड़ता है। उसके बाद देखिए हैलोजनन हम लोग देख लेते हैं इसका। हैलोजन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन एक हैलोजन परिवार के साथ ही रिएक्शन करे, चाहे Br से करे चाहे Cl से करे। ठीक है, चाहे I से करे चाहे फ्लोरीन से करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Cl2 से रिएक्शन होगा क्लोरोबेंजीन का, तो हैलोजनन हो इसको कहेंगे। ठीक है, हैलोजनन कहेंगे, क्या कहेंगे, हैलोजनन। उसके बाद देखिए Cl2 जो होता है ये भी टूटता है C+ में और Cl- में, क्योंकि दो लोग जुड़े हुए हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर आपको यहाँ से यहाँ पर जुड़ेगा
और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ये इसके साथ जुड़ करके यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर। तो ये या तो आर्थो पर जुड़ सकता है या तो पैरा पर जुड़ सकता है, इसीलिए हम लोग दो लिखा जाता है इसको, क्या 2 बार लिखा जाता है, एक आर्थो पर लिखा, एक पैरा पर। या तो ये आर्थो पर जुड़ सकता है या तो पैरा पर जुड़ सकता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि जो Cl होता है आपका, क्लोरोबेंजीन होता है, वो नाइट्रीकरण में HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल से, ठीक है। और हैलोजनन में हैलोजन का कोई परमाणु होगा एक, उससे। और ये देखिए जब नाइट्रीकरण कराते हैं तो H2SO4 की उपस्थिति लेकर ही कराते हैं। तो यहाँ पर जो HNO3 है, इसमें जो आपका जो टूटने की क्षमता होती है, जो टूटता है इसमें, तो OH माइनस में टूटता है और NO2 प्लस में टूटता है, इसमें टूटता है प्लस में। तो OH एक हो गया इधर और NO2 इधर हो गया। जो माइनस वाला होगा वो वाला नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकलता है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो यहाँ पर NO2 जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जब हटेगा तो यहीं पर ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि NO2 यहाँ जुड़ गया, एक NO2 या तो यहाँ जोड़ सकते हैं, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। नाइट्रीकरण में ही आपका पिक्रिक अम्ल बनता है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, आपका पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग सल्फोनेशन पर। सल्फोनेशन में देखिए क्या है, सल्फोनेशन में सल्फोनीकरण कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया जाता है। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से, हैलोजन में हैलोजन या हैलोजनीकरण कहिए चाहे हैलोजनन कहिए, हैलोजन का कोई परमाणु होगा, ठीक है। और सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, ये भी टूटता है आपका OH माइनस में, SO3H प्लस में टूटता है। तो जो प्लस वाला होगा वही जुड़ेगा, माइनस वाला तो जुड़ेगा नहीं। तो SO3H प्लस वाला आकर इस वाले पोजीशन पर और इस वाले पोजीशन पर जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जुड़ गया और एक यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो OH और एक H जो निकला वो माइनस हो गया, किसमें, पानी के रूप में बाहर निकल गया। तो आज की वीडियो जो है यहीं तक रहेगी, प्रश्न नंबर 6 के क के अथवा तक। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 का ख आएगा, प्रश्न नंबर 7 का क ख दोनों रहेगा, अथवा 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 सब रहेगा। और परचेज करने के लिए आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 74 612 763 पर। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।